हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो डेली क्यूज में देखेंगे आज 29/10/2023 के लिए क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे है और कितने कथन सही है ये देखना है। ठीक है ना। तो पहला कथन पे पहले देखते हैं, अटल भूजल योजना सतत भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, केंद्र प्रायोजित योजना है कि नहीं है। ठीक है, केंद्रीय योजना एक होता है, केंद्र प्रायोजित योजना होता है। तो ये क्या है, केंद्रीय योजना है। ठीक है ना। तो पहला कथन गलती हो गया। अगर इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये ठीक है। तो ये एक ऐसा टर्म है कि इसको बारे में आप पढ़िए तो ये याद रहना चाहिए। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी गलती और सही का छांटने का कभी कभी होता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है। करा इस योजना को भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा 50-50 के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये रेशियो भी देखना है। तो ये ठीक है, भारत और विश्व बैंक 50-50 के आधार पर वित्त पोषित इसको किया जा रहा है। तो केवल दो ही सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा। अटल भूजल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है। विश्व बैंक और भारत सरकार योजना के वित्त पोषण के लिए 50-50 के अनुपात का योगदान दे रहे हैं। विश्व बैंक की संपूर्ण ऋण राशि और केंद्रीय सहायता राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाएगी। तो कथन तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं आगे। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। दूसरा है, इस व्यवस्था के तहत किसानों को रियायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा है कि इसका उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की खपत को कम करना। कितने कथन सही है ये देखना है। तो फिर से देखते हैं, इसे उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। पहला ठीक है। अगर इस व्यवस्था के तहत किसानों को रियायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है, तो इसमें यूरिया शामिल नहीं है। दूसरा गलत है। अगर इसका उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की खपत को बढ़ाना है या कम करना है, यहाँ कम करना लिखा होगा लेकिन होगा बढ़ाना है। तो यहाँ केवल बी 2। ठीक है, कितने कथन सही है, तो 2 मिल रहा है, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, कितने कथन सही है। अच्छा ठीक है, सिर्फ पहला ही कथन सही है ना, तो हमने गलती बताया ना, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था लागू की गई। अतः कथन एक सही है। NBS यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी व्यवस्था के तहत किसानों को इन उर्वरकों में निहित पोषक तत्व NPK और S के आधार पर रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें यूरिया शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। अतः कथन 2 सही नहीं है। NBS नीति का उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की खपत को बढ़ाना है ताकि NPK उर्वरक का इष्टतम संतुलन, यानी वो जो रहेगा किस अनुपात में रहेगा, 4:2:1 में प्राप्त किया जा सके। तो कथन ये भी सही नहीं था। आइए देखते हैं। 5T पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 5T पहल तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। कितने कथन सही ये ढूंढना है। और दूसरा है कि यह एक शासन मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समय सीमा और बदलाव के लिए प्रयुक्त है। तो यह एक शासन, अच्छा ठीक है। तो 5T पहल जो है तेलंगाना के लिए नहीं, ये उड़ीसा राज्य की एक पहल है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, दूसरा कथन ठीक है। तो आइए देखते हैं। 5T पहल उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि एक शासन मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समय सीमा और बदलाव के लिए प्रयुक्त है, जिसे शासन में सुधार लाने और सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो कथन 2 सही है। वर्ष 2022 में उड़ीसा सरकार के प्रमुख ने 5T पहल में एक और टी को शामिल करते हुए 60 मंत्र दिया है। मंत्रियों से और अधिक भ्रमण
करने तथा जमीनी स्तर पर सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार हरित हाइड्रोजन को हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है। पहला कथन सही है। कह रहा है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत के मानक बायोमास के उपयोग की अनुमति देते हैं, ये ठीक है, जिनको जाल बनाने पर कार्बन उत्सर्जन भी होता है, तो दूसरा कथन भी सही है। और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र कथन लग रहा है, दोनों में रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला में है कि 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है, और यहाँ पे कुछ है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत मानक बायोमास के उपयोग की अनुमति देते हैं जिनको जला पर कार्बन उत्सर्जन भी होता है। तो यहाँ पे है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन में वर्तमान मुद्दे हैं। हरित हाइड्रोजन की परिभाषा क्या है, कह रहा है MNRE, ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसको बोल सकते हैं मिनिस्ट्री फॉर न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ने हरित हाइड्रोजन को हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में परिभाषित किया है जो प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है, तो कथन एक सही है। कर हालांकि इस परिभाषा की व्याख्या भी नहीं हो पाई है, जिससे इसके व्यवहारिक कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। इलेक्ट्रोलाइजर का निरंतर संचालन कर रहा है। यदि इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक कोई पदार्थ का उपयोग 24 घंटे किया जाता है, उन्हें रात में बिना किसी सौर ऊर्जा संचालित करने की आवश्यकता होगी, और यदि बिना सौर ऊर्जा को संचालित करने की आवश्यकता होगी तो इसके लिए संभवतः पारंपरिक कोयला आधारित ग्रिड से बिजली बनाने की आवश्यकता होगी, जिसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ सकता है। कर भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग की अनुमति है जो जलने पर कार्बन उत्सर्जन करता है। इससे पूर्णतः स्वच्छ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में समस्या उत्पन्न होती है, तो कथन 2 सही है। कर दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो पहला कथन पढ़ते हैं। कह रहा है इस मिशन की दिसंबर 2014 से स्वदेशी गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया है, तो पहला कथन तो ठीक है। कह रहा है यह योजना 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 26 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है, तो दूसरा कथन भी सही है। और निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आगे तीसरा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, तो जब भी नोडल एजेंसी ये सब पूछा जाए तो वहाँ ध्यान देना है कि आखिर कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है, ठीक है। तो ये होगा पशु मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, तो यहाँ पे ये तीसरा कथन गलत है। कर मिशन का उद्देश्य प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैलों के उपयोग को कम करना है, तो कभी कभी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि तुरंत छट जाता है, तो यहाँ पे होगा कि मिशन का उद्देश्य प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैलों के उपयोग को बढ़ाना है, कम करना नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का परिचय, इसे दिसंबर 2014 से स्वदेशी गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया है, तो कथन एक सही है। यह योजना 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है, तो कथन 2 सही है। नोडल मंत्रालय कर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसका क्या है, नोडल एजेंसी है, तो कथन 3 सही नहीं था। कर उद्देश्य क्या है, उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गोवंश की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाना है। प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैलों के उपयोग को बढ़ावा देना है, तो कथन 4 सही नहीं था। कर प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों तक कृत्रिम गर्भाधारण सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधारण कवरेज को बढ़ाना है। वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशी तथा भैंस पालन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा इस स्वास्थ्य योजना के लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो है
लेखा परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला कथन तो गलती हो गया, कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। करें PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य का गठन किया गया है। तीसरा है, यह एक पात्रता आधारित योजना है जो वर्ष 2011 के नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। कितने कथन सही नहीं है, तो केवल एक ही होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया जा सकता है। वहाँ पे नहीं था, इसलिए कथन सही नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अनियमितताओं को उजागर किया है। PMJ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। अतः कथन 2 सही है। कुछ राज्यों में पेंशनभोगियों के पास PMJ के कार्ड पाए गए हैं और वे इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठा रहे थे। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो वर्ष 2011 के नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करता है। तो ये भी कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लचीला बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की पर्याप्त भागीदारी होगी। यह आयुर्वेद, अच्छा कितने कथन सही है। तो पहला ठीक है। यह आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने तथा कच्चे माल की स्थायी उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा से युक्त आयुष कल्याण केंद्र राष्ट्रीय आयुष मिशन के अनिवार्य घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लचीलेपन की परिकल्पना करता है, जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की पर्याप्त भागीदारी होगी। अतः कथन 1 सही है। यह लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देता है। आगे है, यह आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने तथा कच्चे माल के स्थायी उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। यह शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा से युक्त आयुष कल्याण केंद्र राष्ट्रीय आयुष मिशन के अनिवार्य घटकों के अंतर्गत आते हैं। अतः कथन 3 भी सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसको ऑप्शन सी था ना रखे होंगे। ठीक है, चलिए आइए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे आदर्श विशेषताओं में से एक इसकी युक्तिसंगत कार्रवाई करने की क्षमता और एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना के साथ कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये हो गया AI का परिभाषा जो सटीक है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही एक प्रकार है। तो ये भी सही है। नीति आयोग ने AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति जैसे मुद्दों पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई संस्था है कि किसके अंतर्गत तो उसको चलाया जा रहा है, उसमें गलत या सही होता है। तो ये भी सही है। कितने कथन सही है, तो सभी ऑप्शन सी हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे आदर्श विशेषताओं में से एक इसकी युक्तिसंगत कार्रवाई करने की क्षमता और एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना के साथ कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता है। तो कथन एक सही है। AI का आज से कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट को एक ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों को निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही एक प्रकार है। अतः कथन दूसरा भी सही है। हालांकि अभी ऐसी कोई AI प्रणाली नहीं जो एक सामान्य मानव द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके। हालांकि कुछ AI मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति जैसे मुद्दे पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए हैं। तो कथन तीसरा भी सही हो गया। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आर्कटिक में चल रहे परिवर्तनों से उत्तरी ध्रुव पर क्षेत्र की प्रमुख ग्रेट व्हाइट शील्ड के लुप्त होने तथा संग्रहित कार्बन की पर्याप्त मात्रा मुक्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरा है कि आर्कटिक में तापमान बढ़ने की दर वैश्विक औसत से 4 गुना तेज है।
इसलिए फार्मा क्रस्ट पिघल रहा है और इस तीव्र गर्मी के कारण समुद्री बर्फ तेजी से घट रही है। तो दूसरा कथन हमने पढ़ लिया यहाँ पे, पहला कथन फिर से देखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों स्वतंत्र रूप से सही है। करा फिर आर्कटिक में चल रहे परिवर्तनों से उत्तरी ध्रुव पर क्षेत्र के प्रमुख ग्रेट व्हाइट शील्ड के लुप्त होने तथा संग्रहित कार्बन की पर्याप्त मात्रा मुक्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। और क्यों हो गया है तो यहाँ पे है, ठीक है, 4 गुना तापमान ये सब बढ़ रहा है, इसीलिए कथन बी सही होना चाहिए। और सॉरी, सही व्याख्या जब करता है तो फिर कथन बी नहीं सही होना है ना, यही सही होगा ना, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आर्कटिक में तापमान बढ़ने की दर वैश्विक औसत से 4 गुना तेज है। फार्मा क्रस्ट पिघलने और इस तीव्र गर्मी के कारण समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है, अतः कथन दो सही है। आर्कटिक में चल रहे परिवर्तनों से उत्तरी ध्रुव पर क्षेत्र के प्रमुख ग्रेट व्हाइट शील्ड के लुप्त होने तथा संग्रहित कार्बन की पर्याप्त मात्रा मुक्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया, अतः कथन एक सही है। कथन दो यह स्पष्ट कर रहा है कि कैसे आर्कटिक के गर्म होने से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से कार्बन मुक्त हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट था। चलिए आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। संवाद पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कमजोर परिस्थितियों तथा संकट में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस पहल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तीसरा है कि इसके कार्यान्वयन का नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है। इस पहल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल 2 बी होना चाहिए आंसर। देख लेते हैं, आइए देखते हैं। यह कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, अतः कथन एक सही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने कैदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों बंधन पर दिशा निर्देश का एक सेट जारी किया है। आगे है, इस पहल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, अतः कथन दूसरा सही नहीं था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है। संवाद पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस द्वारा किया जाता है, अतः कथन तीसरा भी सही है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, कल भी मिलते हैं 10 क्वेश्चन के क्विज के साथ।